अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। आज 20 अप्रैल 2021 है और ये लोकेशन औरंगाबाद की है। मैं जो भी गुफ्तगू करने वाला हूँ ये औरंगाबाद के तनाजुर में पेंडेमिक को लेकर औरंगाबाद के जो हालात है उस तनाजुर में मेरी गुफ्तगू जो है तो रहेगी। आज से तकरीबन एक हफ़्ते पहले से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम हो सकता है क्या, वेंटिलेटर वाले बेड का इंतज़ाम हो सकता है क्या। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सअप मैसेज है, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि भाई हमको रेमडेसिविर का इंतज़ाम करा दीजिए कहीं से, जो इंजेक्शन है। आप यकीन जानिए कि मैं अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया, और ना रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतज़ाम हो पा रहा है, ना वेंटिलेटर वाले बेड का इंतज़ाम हो पा रहा है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर हम किसी को दिला पा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपको खामखा जो है तो खौफ में मुब्तला किया जाए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा कि हुकूमत महाराष्ट्र में तो भी आपको ईमानदारी से आंकड़े मिल जा रहे हैं, जो चीज़ें हैं। आप दूसरे स्टेट्स और राज्य जो है तो वहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल है। ख़ुद हमारे अपने शहर की भी सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है। खौफ पैदा करने की बजाय मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कोविड की जो सूरत हाल है उससे आप हर वक्त अपडेट होते रहिए। हर महीने में पोजीशन चेंज हो रही है, हर महीने में जो है तो चीज़ें चेंज हो रही। ठीक है, हुकूमतों का रोना हम नहीं रोते, कि हुकूमतें तो बिल्कुल बुरी तरह जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें विफल रही है और ख़ुद स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ख़ास काम इसमें नहीं कर पाई। एज अ पब्लिक, एज अ नेशन, बहैसियत एक मुसलमान, हम इस वबा के लिए क्या कर सकते हैं, वो चंद बातों को लेकर मैं आपके सामने जो है तो हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली बात, अब जिसको बेड नहीं मिल रहा है तो वो ऐसे पेशेंट है कि जिनका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हद तक डाउन हो गया और उन्हें 4-5 दिन से ज़्यादा घर में गुजार दिए बीमारी को लेकर, पॉजिटिव आने के बाद या वायरस का इन्फेक्शन फेफड़ों में फैलने तक वो घर पे बैठे रहे। उनके लिए वो सूरत हाल पैदा होती है जो मतलब जिनको वेंटिलेटर के बेड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रेमडेसिविर की भी ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो इब्तदाई मरहले में जिनको ये बलगमी खांसी और नाक में से पानी बहना और तेज़ बुखार, अगर ये चीज़ें महसूस हो तो यकीन जानिए आप पहली फुर्सत में किसी डॉक्टर से जो है तो रुजू कीजिए, अच्छे डॉक्टर से रुजू कीजिए। इसको लेकर ये मत समझिए कि भाई ये ज़ुकाम बुखार है और अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है तो हमारा मतलब इसके चक्कर में हो रहा है ये कि 4 से 5 दिन जो है तो इंसान के निकल जा रहे। दो चीज़ें होंगी, अगर वो ज़ुकाम बुखार होगा तो डॉक्टर आपको ज़ुकाम बुखार की गोली दे देगा और आपको जो है तो घर पे रवाना कर देगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको वो सिम्टम्स कोविड के रहे तो वो आपको आइसोलेट होने के लिए कहेगा। और अर्ली स्टेज में जो भी पेप्सो वगैरह, जो एमसेट इंजेक्शन है या जो भी मेडिसिन इसमें दी जा रही है इब्तदाई मरहले में, तो वो मेडिसिन आपको जो है तो वो घर पे शुरू करेगा। हो सकता है कि आईवी शुरू करे, आपको सलाइन शुरू करे। ये सब चीज़ें जो है तो इब्तदाई मरहले में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ टैबलेट देगा, जिंक देगा, जो भी इब्तदाई मरहले का इलाज हो सकता है वो आपको देगा। और अगर चीज़ें बढ़ती है तो चूँकि वो आप उसके टच में रहेंगे तो वो आगे आपको क्या करना है वो सब डॉक्टर आपको जो है तो बताएंगे। लेकिन खुदा के लिए ज़ुकाम बुखार में 8 दिन 5 दिन घर पे ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो कोविड रहा तो आपको बाद में O2 बेड तो मिल जाएंगे। O2 बेड हज़ारों की तादाद में इंतज़ाम हुआ है। MIDC में, मेल्ट्रॉन में भी जो है तो O2 बेड अवेलेबल है, घाटी में O2 बेड अवेलेबल है। अगर आप ये सरकारी दवाखानों में नहीं जाना चाह रहे तो बहुत सारे प्राइवेट कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पे भी जो है तो O2 बेड अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि आपका सैचुरेशन अगर 90 से नीचे 85-82 है तो प्राइवेट कोविड केयर सेंटर वाले आपको वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से भर्ती नहीं करेंगे, और यही वजह बन रही उनसे नाराज़गी की पब्लिक में। अब उनकी भी एक मजबूरी है, क्योंकि मसला ये होता है कि ये 85-82 तक जब पेशेंट होता है तो ये पेशेंट बहुत अच्छी बातचीत करता है,
सब हर चीज़ का जवाब देता, खाना भी खाता, सब करता। लेकिन मेडिकली ये होता है कि वो पेशेंट किस वक्त जो है तो सीवियर हो जाएगा, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब्डोमिनल ब्रीथ जब शुरू कर देता है इंसान, फिर उसके बाद वो वहाँ से उसके फेफड़ों में खुद से सांस लेने की चीज़ें कम होती है, और ये सब चीज़ें जैसे जैसे बीमारी का मरहला आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे फिर उसको आगे इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। और वो इक्विपमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी इसकी 1 साल की भी तैयारी जो है तो 1 साल में भी ये चीज़ें नहीं हो पाई है गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट से नहीं हो पाई, लेकिन आपकी जान है, आपको बचाना है, आपके रिश्तेदारों की जान बचाना है। फिर एक और बात कि अभी तक जो बातें हो रही थी कि भाई 50 साल से ज़्यादा वाले, 50 साल से ज़्यादा वाले, अभी जो चीज़ हमने महसूस की, हम ये देख रहे हैं कि 40 से 50 साल के 40 से 50 साल की उम्र वाले भी बहुत सारे लोग जो है तो सीरियस पोजीशन में जा रहे हैं। तो आप 40, 45, 42 वाले हैं तो ये सोच के मत कि भाई मेरे को कुछ नहीं होगा बोल के। कुछ ऐसे पेशेंट है जो कुछ उस्मानाबाद से आए हुए हैं, कोई भुसावल से आए हुए हैं, हमारे औरंगाबाद के दवाखानों में इनकी उम्र 38, 30, 40 इस तरह की उम्र है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि औरंगाबाद पे जो लोड बढ़ा है अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट, अभी फ़िलहाल औरंगाबाद में जो सिर्फ मतलब ऐसे लोग जिन्होंने फ़ोन किया है जो बाहर से आए कि भाई हमारा पेशेंट फला प्राइवेट हॉस्पिटल में या घाटी में या ये, तो ये सब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, कोई जलगांव से, कोई नांदेड़ से आया है, कोई भीड़ से आया है, सब औरंगाबाद के दवाखानों में ज़ेर इलाज है। इसकी वजह से रेमडेसिविर की जो है तो किल्लत जो है तो हो गई। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ना आप रेमडेसिविर की नौबत तक जाइए, ना वेंटिलेटर की नौबत तक जाइए, ना खुद अल्लाह करे कि आपको O2 की ज़रूरत पड़े। आप इब्तदाई मरहले में एक दिन दूसरा दिन बस, उससे ऊपर आप जो है तो सर्दी ज़ुकाम बुखार को इजी न ले। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर पहला दिन ही आपका ज़ुकाम बुखार का है तो पहले दिन ही जो है तो आप जो है तो डॉक्टर से रुजू कीजिए, मेडिकल से गोली लेकर काम मत चलाइए। ये बात आपसे इसलिए भी कहना चाह रहा क्योंकि देखिए ये जो भी है ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, आजमाइश है। एक बात क्लियर है कि जिसकी मौत आनी है तो वो बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और बहुत काबिल डॉक्टरों के दरमियान भी उसको मौत आएगी अगर उसकी मौत का वक्त है तो। लेकिन हमें हुक्म ये मिलता है कि हमको एहतियात करनी है, हमको जान बचानी है, और जान बचाने के लिए हम जो भी लॉजिकल या साइंटिफिक तरीक़े इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमको जो है तो करना चाहिए, कर गुजरना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है तो हर मुमकिन कोशिश जो आपके बस में है, जो आपकी कुदरत में है वो कीजिए, वरना आप ज़िंदगी भर जो है तो गिल्टी कॉन्शियस में रहेंगे कि साहब मैं काश मैं जो है तो ये कर देता तो मेरे वाले साहब ज़िंदा होते या मेरी वालदा ज़िंदा होती। तो ये ज़िंदगी भर जो है तो एक एहसास जुर्म में जीने की बजाय आप हत्तल इम्कान जो चीज़ें कर सकते हैं वो कीजिए। और एक अहम बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है तो HRCT जो है तो करा रहे, तो इसमें अगर ऐसा भी देखने में आया है कि HRCT किसी का 28 किसी का जो है तो 18-19 भी है तो वो भी रिकवर हो रहे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी का स्कोर अगर ज़्यादा है तो वो जो है तो बिल्कुल डेंजर जोन में है और बिल्कुल वापस नहीं आएगा। ये तीसरी अहम बात ये है कि जो मेरा मुशाहिदा है, हो सकता है कि मेडिकली ये दुरुस्त ना हो, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो अच्छे हुए तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि उनके बच्चों ने या उनकी औलाद ने उनको जो है तो ऐसे टाइम पे यानी अलग नहीं छोड़ा और उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि ये कोई कंटीजियस डिजीज़ से जो है तो गुज़र रहे या छुआछूत या जिसको कहेंगे कि भाई उनसे एक दूरी अख्तियार कर रहे हैं, कुछ कर रहे। बहुत सारे जो लोगों ने ऐसे टाइम पर पेरेंट्स को जो है तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर तसल्ली दी। मैंने देखा कि 90 साल के एक बुज़ुर्ग मेरे जानकारों में, उनके बच्चों ने उनको एहसास नहीं होने दिया, घर पे ट्रीटमेंट हुआ, एहसास नहीं होने दिया, और CRP और HRCT के हिसाब से उनका जो है तो मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। लेकिन बच्चों ने, और वो फिर उन्होंने घर पे रेमडेसिविर शुरू किया, जो भी डॉक्टर्स के ज़रिए उन्होंने इलाज कराया,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 90 साल की उम्र में अगर उनकी रिकवरी हुई और इस वजह से हुई, तो उसकी ख़ास वजह ये थी कि उनकी औलाद ने जो उनकी तीमारदारी की और उनको ये एहसास नहीं होने दिया। उसके पीछे ये एक रीज़न हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन जो कि मेरे ऑब्जर्वेशंस है मैं वो आपके सामने जो है तो रख रहा हूँ। एक मॉरल सपोर्ट और नफ्सियाती सपोर्ट मरीज़ को देना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी इसको एहसास हो जाए कि मेरी औलाद जिसको मैंने ज़िंदगी भर पाल पोस के बड़ा किया, उसको जब छोटा था तो मैंने उसको झुलाया, मैंने उसको जो है तो शॉपिंग कराई, मैंने उसको कपड़े दिलाए, अगर वो औलाद जो है मेरे आखिरी टाइम पर मेरे से दूरी बना रही, तो ये यकीन जानिए कि उस बीमारी से बड़ा जो है तो सदमा उसके, यानी वो कोरोना से पहले वो मेंटली जो है तो मर जाएगा और नफसियाती तौर पे उसकी एक मौत है। तो ये एहसास मत होने दीजिए। प्रिकॉशन अपनी जगह है, प्रिकॉशन कीजिए, बहुत गैर महसूस अंदाज में कीजिए। वहाँ से आप मास्क लगा के जाइए, आप वहाँ से निकलने के बाद जो है तो सैनिटाइज़ कीजिए, गैर ज़रूरी तौर पे ख़ानदान के उसके लोगों को वहाँ पे भीड़ मत कीजिए। हॉस्पिटल में भी अगर जा रहे हैं आप, आपको अगर कहीं पर मिलती है परमिशन के किसी दवाखाने में कि भाई आप खाना खिला रहे हैं या खिदमत कर रहे हैं, तो ये कर गुजरिए जो भी वसाइल होते हैं, लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ कीजिए और पेशेंट को महसूस मत होने दीजिए। अभी 1 साल में 1.5 साल में बहुत सारे चेंजेस ये भी आए। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये हवा से भी फैल रहा है। पिछले साल भी ये बात चली थी, जो डस्ट के जो पार्टिकल्स रहते हैं इसके ज़रिए, ये सब चीज़ें हैं, ये सुन सुन के हम पक गए। सिर्फ ये बोलना चाह रहा मैं कि अब अगर समझो आपकी पोजीशन रेमडेसिविर तक या ऑक्सीजन लेवल तक जा रही, तो अब वसाइल नहीं है। अभी फ़िलहाल आज की डेट में मैं जो बता रहा, 20 अप्रैल 2021 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये औरंगाबाद शहर के तनाजुर में बना रहा हूँ। इसको याद रखिए कि आज पोजीशन नहीं है। सभी जो समाजी खिदमतगार है, ये मतलब मैसेज व्हाट्सएप पे देखकर मैं बता रहा हूँ कि मेरे को इग्नोर करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसका या तो रेमडेसिविर का है या तो वेंटी के बेड का है। बहुत यानी करीबी लोग हैं जो यानी जिनसे मतलब बहुत सारी मोहब्बतें वाबस्ता है, उनके मैसेज जो है तो हमने पढ़े हैं और उसको हमको इग्नोर करना, उसको जवाब क्या देंगे हम, हमारे को मालूम है कि नहीं मिल रहा और कोशिश करके हमने देखे और उसके बावजूद जो है तो नहीं मिल रहा। तो अब ये पोजीशन जब सुधरेंगी, अब ज़िला कलेक्टर ने जो आदेश दिया है और उसके नतीजे में अब जो वार रूम बनाया गया है, उसके नतीजे में अब जो यानी उसके फ़ायदे होंगे, उसको फ़ायदे होने को अभी 8 से 10 दिन बाकी है। यानी रेमडेसिविर का जो खिल्लत या ब्लैक मार्केटिंग रुकने के लिए गवर्नमेंट जो भी मेकानिज़म शुरू करने वाली है, उसके लिए तकरीबन 8 से 10 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। हम ये 8 से 10 दिन क्या करना है वो बता रहे कि आपको अल्लाह ना करे कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे कि आपको रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे कि आपको जो है तो वेंटिलेटर वाले बेड की ज़रूरत पड़े। इससे पहले ही हम जो है तो ये करें। मैं देखिए मैंने बहुत अपने यानी जिसको हम कहते हैं कि बहुत करीबी दोस्तों को इस बीमारी में खोया है और यानी बार बार उनका ख्याल जो है तो दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जिन लोगों ने हॉस्पिटलाइज होने में देर की, तकल्लुफ़ किया, तो वो लोग जो है तो इस बीमारी से सर्वाइव नहीं हुए। ठीक है, एक मशीयत इलाही भी होती है, अल्लाह ताला को मंजूर था, उनकी ज़िंदगी इतनी थी, लेकिन हम बहैसियत इंसान या हम जो भी कर सकते हैं वो कर गुजरे और हॉस्पिटल जाने में देर ना करें। और अगर आपको दवाखानों से आपके जहन में जो चीज़ अगर बैठ गई कि भाई दवाखाने में नहीं जाना है, तो आप कम से कम एमडी मेडिसिन डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिए, घर पे इलाज कीजिए। ये जो सेंटर्स है, ये आपको इसलिए नहीं लेते कि भाई अगर सपोज एक 85-86 के सेचुरेशन वाले को अगर किसी ने ले लिया, मैंने कुछ डॉक्टर से बात की भाई ऐसा क्यों हो रहा, भाई आप हमने उनसे मैंने ये मिसाल दे के बात की कि भाई हमने ये देखा कि भाई 80-85 के सेचुरेशन वाले घर में रिकवर हो रहे, फिर आप कम से कम उनको ठीक है वेंटिलेटर नहीं है लेकिन O2 बेड पे लेके आप इनिशियल ट्रीटमेंट तो शुरू कीजिए। तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही कि भाई उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाता तो जो उसके लवाहिकीन या उसके जो रिश्तेदार रहते हैं वो पूरी तरह डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे बिलीव करते हैं और वो चूँकि फिर पैसे भर देते हॉस्पिटल में, तो वो बोलते कि नहीं अब तो हमने पैसे भर दिए, अब तो हमारा आदमी हमको ज़िंदा होना।
तो ये एक माशरे की बहुत बड़ी तरबियत का काम है। देखिए, ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को समझना है, मौत से बड़ी कोई हकीकत नहीं है। ये चीज़, ये तरबियत के लिए अभी बहुत टाइम है। यानी एक पूरी सोसाइटी की ये तरबियत होना कि मौत और ज़िंदगी का फ़लसफ़े को समझने के लिए टाइम नहीं है। हर कोई रहता है, उसका एक अपना जब चले आता है तो उसको तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ के नतीजे में वो रिएक्ट करता है। तो वो रिएक्ट हॉस्पिटलों के ख़िलाफ़ होता है, डॉक्टरों के ख़िलाफ़ होता है, और वो उस पोजीशन से बचने के लिए भी डॉक्टर ये करते हैं कि नहीं भाई, आगे अगर ये कभी सीवियर होता है तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं रहता, और लीगली वो बहुत सारी चीज़ों की पकड़ में आते हैं। भाई अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया, कुछ कर दिया, तो फिर वो पकड़ में आते हैं कि भाई जब ये हॉस्पिटलाइज करने तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं थी तो तुमने क्यों लिए बोल। तो ये चीज़ को भी आप समझिए। ज़रूरत इस बात की है कि आज की डेट में हम हर तरह के जो है तो प्रिकॉशन यूज़ करें। मैं वो बातों को रिपीट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि साल भर से हमारी फ़ोन की रिंगटोन में भी वही बज रहा है, उलमा इकराम भी कह रहे हैं, मस्जिदों में कहा जा रहा है, सब जगह कहा जा रहा है, लेकिन उस पर अमल वैसे नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। हम इसके ज़रिए से हम आपको बताना चाह रहे कि जो भी आप समझते हैं कि भाई ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और लेकिन हमको किसी की जान बचाने के लिए जो कोशिश और जो एफ़र्ट्स हम डाल सकते हैं, वो डाल के आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होती है। ये चंद बातें थी जो आज के वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना चाह रहे थे। इस वीडियो को जो है तो अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो में इससे किसी का भला हो सकता है, किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।